हेलो नाइट आउलर्स। आज हम 2022 में आए एक हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी निक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को एंथनी सी फार्नेट ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के रूप में हमें डी वॉलेस, एंजी थियोडेर और माइकल पेरा जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है पास्ट को दिखाते हुए। हमें एक हंसता खेलता परिवार दिखाया जाता है जिसमें टेसा, उसके दो भाई जेक और लूकस होते हैं, पिता रिचर्ड और माँ डॉना होती है। हम देखते हैं कि लूकस हमेशा से टेसा को परेशान किया करता था और जेक एक समझदार भाई होता है। ये सब फैमिली कैंपिंग ट्रिप के लिए जाते हैं जहाँ पर इनके कैंपिंग ग्राउंड के पास एक लेक होता है। जब तीनों भाई बहन खेल रहे होते हैं तो बॉल जाकर लेक में गिर जाती है। लूकस जाकर टेसा को ये बॉल लाने को बोलता है पर डॉना उन्हें उसी समय खाने के लिए बुला लेती है। यहाँ पर हम एक सस्पिशियस लेडी को भी देखते हैं जो इन तीनों को घूर रही थी। हमें एक आदमी भी दिखाया जाता है जो छिपके से पेड़ों के पीछे से इस परिवार को देख रहा था। रिचर्ड उस आदमी को जाकर कन्फ्रंट करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस अपना रास्ता भूल गया था। तभी टेसा किसी को बिना बताए उस बॉल को लेने चली जाती है। सब उसे खोजने लगते हैं और टेसा पानी से जैसे ही अपनी बॉल निकाल रही होती है तभी वो औरत वहाँ आकर उसे वहाँ से जाने को बोलती है। उसकी बातों को अनसुना करते हुए टेसा बॉल को लेने तालाब में घुस जाती है। वो लेडी अजीब सी चैंटिंग शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि लेक से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है और टेसा को पकड़ के अपने साथ कहीं ले जाता है। टेसा की चीख सुनकर रिचर्ड वहाँ आता है लेकिन वो मॉन्स्टर उससे भी जान से मार देता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस इंसिडेंट के बाद से ही डोना की मेंटल और फिजिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चले थे। लूकस भी हाईली अनस्टेबल था और इस परिवार में अगर कोई नॉर्मली फंक्शन कर रहा था तो वो सिर्फ जेक था और वो अपनी माँ और भाई का ख्याल रखा करता था। लूकस को हेलुसिनेट या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम भी थी जिससे जब भी उसे दोहरे आते वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता। हमें जेक और रेबेका दिखाए जाते हैं जो काफ़ी समय से अच्छे दोस्त थे। रेबेका उसे बताती है कि वो कोई किसी का बेबी सिटर नहीं है, वो फुल ग्रोन एडल्ट्स हैं और अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इस पर जेक बताता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना बखूबी जानता है और वो बस उनका ख्याल रख रहा है। हमें डोना दिखाई जाती है जिसे अभी तक ये विश्वास था कि टेसा जिंदा है और कभी ना कभी वो उसके पास वापस आएगी। अगले दिन लूकस की डिवोर्स्ड वाइफ उसकी बेटी जोई को लेकर आती है। लूकस की शादी हो चुकी थी और वो एक डिवोर्सी था क्योंकि वो फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल नहीं था। इसी की वजह से लूकस की बेटी जोई उसकी माँ के साथ रहा करती थी। यहाँ पर पूरा परिवार टेसा का जन्मदिन मनाने के लिए यूनाइट होता है। हमें बताया जाता है कि 20 सालों से डोना हर साल टेसा का 8वां जन्मदिन मना रही है। वो लूकस को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से झगड़ा कर लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि टेसा मर चुकी है। इसे सुनकर डोना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल देती है। वो बोलती है कि टेसा जिंदा होती है और उसके मरने की वजह वही दोनों हैं और अगर वो दोनों मर जाते तो उसे ज़्यादा खुशी होती। डोना लूकस को घर से बाहर निकल जाने को बोल देती है जिससे लूकस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने रूम जाता है जहाँ पर उसके पीछे पीछे उसकी बेटी जोई भी आती है। लूकस टेसा का एक पिन जोई को दे देता है और वो दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन जोई, जैक और रेबेका खेल रहे होते हैं और लूकस बाथरूम में फिर से हेलुसिनेट कर रहा होता है। वो मेडिसिन भी लेता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे पर्दे के पीछे एक आकृति दिखाई देती है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है वहाँ पर कोई भी नहीं था बल्कि उसे बाथटब में उसी की लाश दिखाई देती है जो बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, ये तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। वो फिर से एक ट्रांसलाइक स्टेट में चला जाता है जहाँ पर वो फिर उसी कैंप साइट पर चला जाता है जहाँ पर वो टेसा को भी देखता है और उससे वही मॉन्स्टर फिर से हॉन्ट करने लगता है। वो उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तेज था। लूकस बगल में रखी हुई गन से उस मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन असलियत में वो खुद ही को गोली मार देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। गन की आवाज़ सुनकर जेक वहाँ पहुँचता है और लूकस को उसी हालत में देखता है। मरने से पहले लूकस ने शीशे पर लिखा था निक्स। ये एक मिस्ट्री थी।
लूकस का फ्यूनरल होता है जहाँ पर डोना का भाई बर्नार्ड भी आया था, जिसे डोना पसंद नहीं किया करती थी और वहाँ से वो चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जब एडल्ट्स बात कर रहे होते हैं, जोया अपने फादर के कास्केट को खोलती है, लेकिन उसे लूकस के जगह वहाँ पर वो एंटिटी या मॉन्स्टर दिखाई देता है। जब जेक उसे चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था। उस फ्यूनरल पे जोई की माँ भी आई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उस जोई की जिम्मेदारी जेक पे छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो अनस्टेबल ड्रग एडिक्ट भी थी। वापस घर पर जोई और जैक लूकस की मौत को मोर्न करते हैं। जोई बताती है कि उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन इस पर जैक बोलता है कि शायद ये उसका बस वहम है। आज दोनों दुखित है क्योंकि उन्होंने एक भाई और एक पिता को खोया था। अगले दिन जैक डोना के भाई अपने अंकल बर्नार्ड से मिलने जाता है, जो एक डॉक्टर थे। वो बताते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले लूकस और बर्नार्ड की बात हुई थी डोना को लेकर, जहाँ पर उन दोनों ने बात की कि अभी तक डोना, रिचर्ड और टेसा की मौत से डील नहीं कर पाई थी। हमें वापस से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर की नज़र अब जोई पर थी। अगले दिन जेक, डोना, जोई और रेबेका लूकस की अस्थियों को बहाने के लिए वही कैंप ग्राउंड जाते हैं। वो अपना अपना इमोशनल ट्रिब्यूट देते हैं, लेकिन उनके पास से अर्न यानी अस्थियों का कलश गायब हो गया था। इसी के साथ रात हो जाती है और उन्हें अभी तक वो अर्न नहीं मिला था। तो वो डोना और जोई को एक जगह छोड़कर उस अर्न को खोजने चले जाते हैं। डोना और जोई अकेले होते हैं और क्योंकि डोना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो जोई को अपने साथ टेसा को खोजने ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद ही डोना की तबीयत खराब हो जाती है। वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ पर वो लेडी भी खड़ी थी जो टेसा के गायब होने के दिन भी थी। वो जोई को अपने साथ कहीं ले जाती है। इधर जेक रेबेका को अपनी गन यूज़ करने को बोलता है अगर कोई मुसीबत हुई तो, और उन्हें खोजने के लिए चला जाता है। रेबेका गाड़ी से गन निकाल ही रही होती है कि वहाँ पर वही क्रीचर आ जाता है। रेबेका गाड़ी में चिपके से छिप जाती है। डर के मारे तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो क्रीचर किसी को भी ना देख पाने की वजह से वहाँ से चला जाता है। जेक को उसकी माँ मिल जाती है जो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसे जोई नहीं दिखती। वो उसे खोजते हुए उस लेडी के घर पहुँचता है जहाँ पर वो फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है। जेक उस लेडी को पहचान जाता है और जोई को अपने साथ ले लेता है और से ये भी बोलता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। जाते समय उन्हें फिर वही मॉन्स्टर मिलता है। जेक जोई को रेबेका से मदद मांगने को बोलता है, वहाँ से भेज देता है। वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले रेबेका वहाँ आती है और उस एंटिटी को गोली मार देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग डोना को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करने को बोलते हैं। अगले दिन जेक अंकल रिचर्ड से मिलता है जो उसे एडवाइस देते हैं कि डोना को उसी की हालत में छोड़ दिया जाए क्योंकि वो काफ़ी सालों से लूकस और डोना का ख्याल रख रहा था। घर पर वो कुछ ईमेल चेक कर रहा होता है जब उसे लूकस की ड्रग रिपोर्ट्स मिलती है। वो उसके रूम जाता है जहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उस कैंपिंग ग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ कटआउट्स थे और कुछ पेंटिंग्स भी बने हुए थे। इधर सोती हुई जोई को उसकी माँ डरा कर उठा देती है और वो जोई को अपने हाथ में बंधा हुआ कपड़ा टाइट करने को बोलती है, जो शायद वो ड्रग इंजेक्ट करने के लिए करवा रही है। जोई करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की डर की वजह से वही कर देती है। और जैसे ही वो कपड़ा टाइट करती है, पीछे से मॉन्स्टर आता है और जोई की माँ को अपने साथ ले जाता है। इधर जेक लूकस की उन तस्वीरों को क्रोनोलॉजिकली रीअरेंज करता है और उसे शॉक लगता है कि उस पेंटिंग में वो सेम क्रीचर था जिस क्रीचर को उन्होंने उस रात देखा था। उसे जोई की आवाज़ आती है, उसके रूम जाता है। उसके पूछने पर जोई अपनी माँ के बारे में बताती है। जेक पूरा रूम चेक करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए पूरा घर चेक करता है जहाँ पर उसे बाहर एक इंजेक्शन मिलता है जो शायद जोई की माँ का था। अगले दिन उसकी माँ को चेक करने के लिए उसी के बताए एड्रेस पर जाता है जो काफ़ी शेडी लोकेशन पर था। वो देखता है कि उसकी भांजी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में रहा करती थी। उसे वहाँ पर जोई की माँ भी मिलती है, लेकिन वो अब तक मर चुकी थी और मोस्ट प्रोबेबली वो ड्रग ओवर यूज़ की वजह से मरी थी। जेक इसकी खबर रेबेका को देता है
और उसे वही पेंटिंग्स दिखाता है और बोलता है कि शायद इस क्रीचर का नाम निक्स है। ये वही शब्द था जो लूकस ने मरने से पहले शीशे पर लिखा था। रेबेका इस पर बताती है कि निक्स एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है नथिंग। जेक उसे वो पेंटिंग्स दिखाता है जिस पर रेबेका बताती है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है। जेक को शौक लगता है जब उस पेंटिंग में सच्ची में कुछ नहीं था, यानी निक्स मतलब नथिंग। अब रेबेका को भी लगने लगा था कि शायद जेक अपने भाई की तरह हेलुसिनेट करने लगा है। जेक वापस घर जाता है जहाँ पर वो डोना को जोई की माँ की मौत की खबर देता है। इधर वो मॉन्स्टर अब रेबेका को भी हॉन्ट करने लगा था, लेकिन जैसे वो लाइट ऑन करती है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जेक जोई को सुलाकर बेसमेंट जाता है जहाँ पर अभी भी वो दीवार लीक कर रही थी, लेकिन उससे पानी नहीं बरस रहा था, उससे एक चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था जो लूकस, जेक और टेसा ने बचपन में बनाया था। वो कुल्हाड़ी लेके आता है, उस बॉक्स को तोड़ने लगता है। अब जोई भी आती है और जेक उसे बताता है कि उसे ये प्रूफ करने के लिए कि बेसमेंट में कोई भी मॉन्स्टर नहीं रहता, वो ये कर रहा है। उसे उस बॉक्स को तोड़ने के बाद एक छोटा सा डब्बा मिलता है। उस डब्बे को खोलने पर उसमें से लूकस, टेसा और जेक की कुछ बचपन की तस्वीरें और पेंटिंग्स मिलती हैं। उसे एक वीडियो टेप भी मिलता है, शायद जिसका जवाब वो चाहता था उस वीडियो टेप में था। उसके घर रेबेका आती है। जेक उसे बताता है कि उसे अपना पहला कैमरा 10 साल की उम्र में मिला था और उन तीनों ने वो बॉक्स 7 साल की उम्र में वहाँ दफनाया था, यानी यहाँ पर स्पेस और टाइम बेंड हो रहा है। वो दोनों उस टेप को देखते हैं जिसमें रेबेका मरी हुई हालत में मिलती है। वो वापस उसी को सेक्शन को प्ले करते हैं, लेकिन वो फुटेज अब उस वीडियो से गायब हो गई थी। जेक को पता चल चुका था कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे फिर से वही जगह जाना पड़ेगा। रेबेका के रुकने के बाद भी जेक कैंप ग्राउंड जाता है अपने कैमरा के साथ। उसे कैमरा के थ्रू विजन आता है। जिस आदमी को छोटे जेक ने बचपन में देखा था वो खुद वही आदमी था। वो किसी तरह टाइम ट्रेवल के थ्रू उसी दिन पहुंच गया था। रिचर्ड बड़े जेक के पास आता है, उससे कुछ बात करके वहां से चला जाता है। तभी टेसा उसी दिन की तरह बिना बताए लीक के पास चली जाती है। बड़ा जेक सबको वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। वो देखता है कि टेसा को बचाने के लिए रिचर्ड पानी में जाता है, लेकिन तब तक टेसा वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसकी वजह से रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और निक्स पानी से निकलता है और रिचर्ड को जान से मार देता है। उसी विजन में जेक को रेबेका मिलती है जो उसे उस लेडी से बात करने को बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जेक उस लेडी के पास जाता है जो उसे बताती है कि एक टाइम पर उसकी फैमिली के साथ भी ये सब हो चुका है। निक्स ने उसके फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया था और उसे वो इस लेक में कंटेन करके रखा करती थी। लेकिन अब उसे जेक की फैमिली मिल चुकी थी, अब वो उनसे अटैच हो चुका था और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो उस फैमिली के हर एक मेंबर को कंज्यूम ना कर ले। उसे वहाँ लूकस भी मिलता है जो उसे घर के उसी दरवाजे के पीछे ले जाता है जहाँ पर उसे रेबेका मिलती है जो काफ़ी घायल हालत में थी। वो उसे जोई को प्रोटेक्ट करने को बोलती है। उसे फिर विजन आता है जिसमें वो खुद को देखता है। उसे अपनी माँ भी दिखती है जो निक्स के द्वारा पोसेस हो गई थी और वो टेसा को ना बचा पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो पोसेस्ड हालत में अपने पति रिचर्ड को सर पीट पीट के मार देती है। अब जेक को सारा सच पता चल चुका था। घर पर डोना का भाई आता है जिसे डोना धमका कर वहाँ से भगा देती। जेक वापस घर आता है जहाँ पर वो बेसमेंट के उसी बंद दरवाजे के पीछे जाता है जो उसने विजन में देखा था। वहाँ पर उसे एक अजीब सा सीन दिखता है। वहाँ पर कमरे को ऐसे सजाया गया था मानो वहाँ पर कोई रहा करता था। वहाँ डोना आती है। वो जेक को बताती है कि वो निक्स के द्वारा काफ़ी सालों से पोजेस्ड है और अब उसे एक नए शरीर की तलाश थी। निक्स जेक को पोजेस नहीं कर पाता और डोना का इरादा ये था कि जोई को निक्स से पोजेस करवाया जाए क्योंकि वो बुढ़ी हो रही थी और कुछ साल में मर जाती। निक्स जोई को पोजेस करने के लिए उसके रूम जाता है, लेकिन वहाँ जोई नहीं थी। वो जेक पर अटैक कर देता है, उसे घायल कर देता है।
जेक वापस से अपने एक विजन में चला जाता है, जहाँ पर वो फिर उस लेक के पास जाता है, जहाँ पर उसे टेसा मिलती है और वो उसकी जान मॉन्स्टर से बचा लेती है और उसे वापस ज़िंदा कर देती है। नेक्स्ट वापस आके डोना पर फीड करने लगता है, क्योंकि अब उसे कोई नया होस्ट नहीं मिलता। जेक डोना को होश में आने बोलता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने को बोलता है, लेकिन इस पल तक डोना पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुकी थी और वो वापस डोना के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। डोना जेक को बोलती है कि वो उसे उसी लेक के पास ले जाए, क्योंकि अब वो इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकती और इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। अगले दिन वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। डोना जेक से माफ़ी मांगती है और अलविदा बोल देती है। वहाँ पर टेसा की आत्मा भी आती है, जो डोना को अपने साथ लेके चली जाती है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेबेका, जोई और जेक यूनाइट होते हैं। जोई को रेबेका अपने साथ ले गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बार बार बच गई थी। यहाँ पर जोई रिवील करती है कि लूकस की अस्थियाँ उसी के पास थी। उसने ऐसे छिपा दी थी क्योंकि वो इतनी जल्दी उन्हें नहीं बहाना चाहती थी। हमें एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें तीनों एक अच्छा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जिन्हें स्टोरी समझ में नहीं आई, मैं उन्हें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। उसी दिन से ही निक्स ने डोना को पोजेस कर लिया था और डोना पोजेस हालत में ही अपने पति रिचर्ड को मार देती है और 20 सालों तक वो मॉन्स्टर उसी पे फीड करता है, क्योंकि वो लोगों के डेस्परेशन, गुस्से, इमोशंस और डिप्रेशन पे फीड किया करता था। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी की वजह से वो जोई की माँ और लूकस को भी कंज्यूम कर लिया था और उसका अगला शिकार जोई होने वाली थी, क्योंकि डोना धीरे धीरे करके बुढ़ी हो रही थी और अब उसे नई होस्ट की तलाश थी। लेकिन जेक को सच पता चल जाता है और वो उसे बचा लेता है और एंड में डोना को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो टेसा के साथ आफ्टर लाइफ ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसे ऑसम एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक रखिएगा ख्याल। बाय बाय।